इस समय रात के 12 बज चुके थे। सुल्तान को दूसरे शहर में अपने अब्बू के लिए दवा लेने जाना था। कुछ दवाइयों का इस शहर में टोटा पड़ गया था और जो थोड़ी बहुत मिल भी रहे थे उनके दाम दवा विक्रेताओं ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर लगा रखे थे। सुल्तान को लगा अगर पास वाले शहर से दवा ले आई जाए तो बहुत सस्ती पड़ेगी, क्योंकि उसके अब्बू की दवा बहुत लंबे समय तक चलनी थी। इसलिए वो आज सुबह ही लखनऊ निकल गया था। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो वहाँ हर हाल में हर दवा मिल ही जानी चाहिए थी। दवा लेकर लौटते हुए काफ़ी रात हो चुकी थी। आधी रात होने को आई, इसलिए बस स्टेशन पर अब बिल्कुल सन्नाटा होने लगा था। दूसरे दिन डॉक्टर से मिलकर दवा दिखा लेंगे, ये सोचकर वो बस अड्डे से बाहर निकला। उसने साइकिल स्टैंड से अपनी साइकिल निकाली और घर के लिए आगे बढ़ने लगा। देर हो चुके थे। वो इस समय तक थक भी चुका था और जल्दी से जल्दी बस घर पहुंचना चाहता था, जिससे वो आराम कर सके। इसलिए उसने आज शॉर्टकट वाला रास्ता ले लिया। उसे आराम के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। वो जल्दी जल्दी बस घर पहुंचकर सोना चाहता था। उसे ये भी नहीं पता था कि अभी बहुत कुछ होने वाला है। इस शॉर्टकट वाले रास्ते से होता हुआ एक छोटा रास्ता करीब 50 मीटर का बाईं ओर जाता था, जो आगे जाकर कब्रिस्तान में ख़त्म होता था। सुल्तान ने जब इस रास्ते पर जाने का तय कर लिया था तो उस समय उसके दिमाग में सिर्फ थकान से जल्दी छुटकारा पाने के लिए घर पहुंचने की जल्दी थी। उस समय कब्रिस्तान की बात उसे याद नहीं आई थी। जल्दबाजी में सुल्तान ने शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ तो लिया, पर जब आधा रास्ता पार हो गया तब उसे याद आया कि आगे कब्रिस्तान आने वाला है। जैसे जैसे कब्रिस्तान पास आने लगा उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। इस समय तक वो अपने घर और बस स्टेशन के बीचों बीच आधे रास्ते पर था, तो ना तो उसमें लौटने की हिम्मत थी और ना ही आगे जाने की हिम्मत पड़ रहे थे। उसे आगे जा रहे एक बारात के डीजे गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी, इसलिए उसकी थोड़ी हिम्मत बंधी और अंततः उसने आगे जाने का फैसला ले लिया। फिर थकान नींद से मजबूर होकर साइकिल पर उसके पैर अपने आप ही उठे। तभी उसे एक सजा धजा आदमी उसकी तरफ ही आता दिखाई पड़ा। उसके कपड़े चमचमा रहे थे। उसका परफ्यूम जैसे पूरा महक सा रहा था। मानो लग रहा था कि वो उसी बारात में शरीक होने जा रहा हो। उसने सुल्तान को देखा तो सुल्तान को रोक कर बोला, भाई तुम्हें कहाँ तक जाना है? अपनी साइकिल पर मुझे भी बिठा लो ना। बस आगे जा रही उस बारात तक छोड़ दो। मेरे पैर में चोट आ गई है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं पिछड़ गया हूँ, बड़ी कृपा होगी। सुल्तान ने अब ध्यान दिया, वो सचमुच थोड़ा लंगड़ा रहा था। वो साइकिल से नीचे उतरा और वहीं सड़क पर बैठकर उस बाराती के पैर को अपने घुटने पर रखकर उसके पैर दबाने लगा। उस बाराती के एड़ी में चोट लगी थी। सुल्तान ने अपने लाए सामान में से एक बैंडेड लगाया और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा भी लगाया। पैर दबाने और दवा लगाने से उस बाराती को थोड़ा आराम मिल गया। सुल्तान ने अपने बैग से एक गौज का बंडल निकाला और उस आदमी के पैरों में कसकर लपेट दिया। गौज लपेटने से उसे आराम मिला और उसने सुल्तान को धन्यवाद दिया। इतना करने के बाद सुल्तान को एक बार फिर से कब्रिस्तान का ध्यान आ गया। सुल्तान ने सोचा, कब्रिस्तान आने वाला है, अच्छा है इसका साथ मिल गया, रास्ता आसानी से कट जाएगा
और अब फिर वो उसे अपनी साइकिल पर सहारा देकर पीछे बैठा लिया। थोड़ी देर बाद वो आदमी थोड़ा मग्न होकर गाना गाने लगा। सुल्तान सोचने पर मजबूर हो गया कि उसने बैठाया तो था एक आदमी को, पर यह गाना औरत की आवाज़ में गा रहा है। चलो कोई बात नहीं, गाना बढ़िया गा रहा है। और सुल्तान ने भी गाने में अपना सुर मिला दिया। पीछे वाला मुसाफिर बोल उठा, भाई तुम तो गाना भी बहुत बढ़िया गाते हो। इसके बाद दोनों ने एक दो गाने और मिलकर गाए। थोड़ी दूर चलते ही एक बारात जाती दिखी, जिसकी आवाज़ सुल्तान ने थोड़ी पहले सुनी थी। जल्दी ही वो उस बारात तक पहुंच गया। अब सुल्तान उस बारात की भीड़ के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सभी बाराती मग्न होकर नाच गाने में व्यस्त हैं। मजबूरन सुल्तान बारात के पीछे पीछे चलने को मजबूर था। कब्रिस्तान के पास आने तक पीछे बैठा बाराती चुपचाप रहा और सुल्तान के बारात के पास पहुंचने तक ही साइकिल पर पीछे बैठा रहा। वो बाराती अब साइकिल से उतर चुका था और सुल्तान से बोला, सुल्तान भैया आपका बड़ा धन्यवाद, आपने मेरे पैर का इलाज कर दिया और मुझे बारात तक भी पहुंचा दिया। फ़िलहाल ये मेरी निशानी रखिए, शायद इसकी ज़रूरत पड़ने वाली हो। अरे कैसी ज़रूरत? देख लेना, ज़रूरत का क्या, कभी भी पड़ सकती है। मुझे आपकी मदद करके खुशी मिलेगी। मदद? कैसी मदद? पर अब मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? सुल्तान ने पूछा तो उसने जवाब दिया, मुझे सब कुछ पता है और हाँ, मुझसे मिलते रहना ज़रूर, मैं यहीं रहता हूँ। और इतना कहकर उस आदमी ने सुल्तान की जेब में अपने हाथ से कुछ रख दिया। सुल्तान नाना कहता ही रह गया, पर वो आदमी सुल्तान की जेब में कुछ रखकर आगे बारात के साथ चल पड़ा। सुल्तान बारात के पीछे पीछे अभी भी चल रहा था और गनीमत मना रहा था कि अच्छा हुआ जो बारात मिल गई, वरना कब्रिस्तान का सोचकर डर के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। बस अब कब्रिस्तान वाला मोड़ आ गया था। इसके बाद कोई डर की बात नहीं थी। सुल्तान अभी भी बारात के पीछे पीछे चल रहा था। बारात अब अचानक कब्रिस्तान वाले उस छोटे रास्ते के लिए मुड़ी। सुल्तान कब्रिस्तान की तरफ बारात को जाते देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि बारात कब्रिस्तान में क्या जा रही है। कब्रिस्तान में आखिर बारात का क्या काम? देखते ही देखते वो छोटा रास्ता पार करते ही पूरी बारात अचानक से कब्रिस्तान में घुस गई और एकदम से गायब हो गई। सुल्तान चौंक गया। पूरी की पूरी बारात एकदम से कैसे गायब हो सकती है? हालांकि गानों की आवाज़ अभी भी आ रहे थे। क्या उसने किसी भूतों की बारात को देखा? किसी भूत को अपनी साइकिल पर बैठा कर यहाँ तक लाया? डर के मारे अब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी साइकिल बढ़ाने में कि किसी तरह कब्रिस्तान जल्दी से जल्दी पार हो जाए। पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका गला सूख रहा हो, शरीर का खून सूख गया और पैरों की ताकत जैसे ख़त्म ही हो गई। साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। डर से कांपते सुल्तान को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि दुआ पढ़ते हैं, पर डर के मारे कोई दुआ उस समय याद ही नहीं आई। दिमाग सुन्न पड़ गया, सारी दुआएं एकदम से भूल गया। बस उसके मुंह से मुश्किल से अल्लाह अल्लाह ही निकल पा रहा था। वो जड़वत हो चुका था और थोड़ी देर में अल्लाह अल्लाह रटते रटते उसका डर कुछ कम हुआ और जल्दी ही वो अपने घर की सड़क तक भी आ गया। घर आकर सुल्तान थरथराते शरीर के साथ ही पहले अपने अब्बू का हाल चाल लेने गया, पर डरते कांपते देखकर अब्बू ने भी पूछा कि क्या हुआ, ऐसे कांप क्यों रहे हो?
पर सुल्तान ने सिर्फ थके होने की बात कही। फिर जल्दी से कपड़े बदले और भूख और डर खत्म करने के लिए चाय बनाई और 2 स्लाइस ब्रेड की निकाली। चाय के साथ ब्रेड खाया। जब बेड पर सुल्तान लेटा तब आज रात की बात सोचते हुए कब उसकी आंख लगी उसे होश ही नहीं आया और वो खर्राटे मारते हुए सो गया। दूसरे दिन जब वो सोकर उठा तो सिर पर थोड़ा दर्द था। फ्रेश होने के लिए उसने चाय बनाई और बीती रात की घटना के बारे में सोचने लगा। क्या सचमुच उसने भूतों की बारात देखे थे? फिर तो जो बाराती उसकी साइकिल के पीछे बैठा था वो भी भूत ही रहा होगा। उसे झुरझुरी हो आई। उसने उस भूत के साथ मिलकर गाना गाया था। फिर उस भूत ने जाते जाते अपनी निशानी के तौर पर उसकी जेब में कुछ रखा था। क्या रखा था? सुल्तान जल्दी से उठा और अपनी शर्ट देखने के लिए सोचा। सुल्तान पिछली रात की बात याद करके उस भूतिया बारात के बारे में सोचने लगा। उसके साथ साइकिल पर बैठा हुआ बाराती रात में तो नहीं पर अब खौफनाक लगने लगा था। भूतों से भिड़ंत के बाद अब भी वो किसी के साथ साझा करना चाह रहा था। फिर उसे उस भूत की कही बात याद आई कि कभी भी मदद की ज़रूरत हो तब बताना, उसे मदद करके खुशी मिलेगी। क्या भूतों में भी मदद करने की सहायता होती है? उसने तो सिर्फ भूतों के खौफनाक होने की ही बात सुनी थी। उस भूत ने उसकी जेब में अपनी निशानी के तौर पर कुछ भी रखा था जिस पर अभी तक सुल्तान का ध्यान नहीं गया था। क्या रखा था जेब में? सुल्तान ने सोचा। फिर तुरंत ही ये बात भी दिमाग में आई कि भला भूतों के पास क्या ही हो सकता है जो वो देंगे। फिर भी सुल्तान का दिल हो आया कि चलो एक बार शर्ट की तरफ चेक कर ही लेते हैं। इतना सोचकर सुल्तान ने अपनी शर्ट उठाई और शर्ट पर कुछ भारी सा उसे लगा। उसने जेब में हाथ डाला। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसके हाथ में कोयले के 5 टुकड़े थे। ये कोयले उस भूत की मदद करने के लिए उसके लिए एक इनाम था। उसने कोयले जेब से बाहर निकालने चाहे पर जैसे ही उसने कोयलों को बाहर निकाला वो 5 कोयले के टुकड़े 5 सोने के चमचमाते सिक्कों में तब्दील हो गए। सुल्तान की आंखें चमक उठी। उसने एक प्लेट उठाई और उस पर सिक्कों को रख दिया। फिर उस प्लेट को उठाकर अपने अब्बू को दिखाने गया और फिर अब्बू को पूरी बात बता दी। अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। उनके घर में पैसे की बहुत दिक्कत थी, इसीलिए तो सुल्तान अपने अब्बू का इलाज नहीं करवा पा रहा था। अब शायद इन सिक्कों की मदद से वो अपने अब्बू का इलाज करवा पाए और सुल्तान ने वैसा ही किया। कुछ ही महीनों में उसके अब्बू बिल्कुल सही हो गए और फिर सुल्तान ने मन ही मन उस भूत वाले बाराती का शुक्रिया अदा किया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मनोहर पुलिस को दहलीज पर रोके खड़ा घूर रहा था। वो गुस्से से बोला, इसका क्या मतलब इंस्पेक्टर कामत? आप तो बेवजह मेरे घर में घुस रहे हैं और हम पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। इंस्पेक्टर कामत के चेहरे पर वही सर्द भाव बने रहे। वो बोले, मेरे पास वारंट है आपके घर की तलाशी की, ये लीजिए। कामत ने वारंट मनोहर को थमा दिया और कहा, इसलिए अच्छा होगा कि आप हमारा रास्ता ना रोकें और हमें जांच करने दें, नहीं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। वारंट देख मनोहर की शक्ल से हवाइयाँ उड़ गई। ना चाहते हुए भी उसने पुलिस वालों को घर में प्रवेश करने दे ही दिया। इंस्पेक्टर कामत के भीतर आते ही मनोहर चिल्लाकर बोला, पर इंस्पेक्टर, आप एक बच्चे की बात पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं?
उसने यूं ही कोई कहानी गढ़ ली होगी और अब आप उसकी बातों पर विश्वास करके मेरा और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इस पर इंस्पेक्टर कामत बोले, वो सब हम देख लेंगे मिस्टर मनोहर, आप बस आराम से अपने बीवी और बच्चे के साथ सोफे पर बैठे रहिए जब तक जांच खत्म ना हो जाए। मनोहर ने वही किया और वो बैठ गया अपने बीवी और लड़के के साथ। वो और उसकी पत्नी संजना अपने बेटे रुद्राक्ष को थामे और बेबसी भरी नज़रों से ये सब देखते रहे। तभी एक हवलदार दौड़ता हुआ आया। कामत के पास आकर वो हवलदार कामत को किचन की तरफ ले गया। ये देख ना जाने मनोहर को क्या हुआ, वो उठ खड़ा हुआ और सीधे किचन की तरफ भागता हुआ गया। वो इंस्पेक्टर कामत और उस हवलदार से पहले ही किचन में दाखिल हो गया और उसने फौरन ही एक बड़े से किचन नाइफ को उठाकर कामत की तरफ करते हुए कहा, इंस्पेक्टर एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, अभी निकल जाओ मेरे घर से, वरना। इतना कहकर उसने कामत की तरफ से वो चाकू हटाकर अपने गले पर रख लिया और कुर्राते हुए बोला, वरना मैं खुद की जान ले लूँगा। इस समय तक बाकी पुलिसकर्मी भी किचन के बाहर जमा हो चुके थे। संजना भी आ चुकी थी और अपने पति को ये हरकत करता देख वो चीख पड़ी, पर कामत पर उसकी इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी जगह पर ही बिल्कुल जमा खड़ा मनोहर को ही देखता रहा और फिर बोला, मनोहर, उस चाकू को नीचे फेंक दो और अपने गुनाहों को कबूल कर लो। इसी में तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की भलाई है। पर मनोहर की आंखों में सनक भरी हुई थी। उस पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। वो कामत की बात का जवाब देने ही वाला था कि तभी किचन में कहीं से एक आवाज़ आई जिसने मनोहर का ध्यान भटका दिया। और तभी कामत ने फुर्ती दिखाते हुए मनोहर के हाथ से उसका चाकू उछाल दिया और उसे दबोच लिया। कामत ने ऐसा किया ही था कि उसे अपने पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी। कामत ने पलट कर देखा तो पाया कि संजना पागलों की तरह एक फूलदान लिए उसकी तरफ ही आ रही थी, पुलिसकर्मियों को धकेलते हुए। उस समय संजना में एक अजीब सी शक्ति आ गई थी और वो शायद कामत के जान ले ही लेती कि तभी वहाँ पर एक महिला पुलिसकर्मी ने टीजर गन से उसे शूट कर दिया, जिसकी गोली सीधे संजना को जा लगी और वो बिजली का झटका खाकर गिर गई। सभी ने राहत की सांस ली। इसके बाद मनोहर को हथकड़ी पहना संजना के साथ बाहर भेज दिया गया। उस हवलदार ने कामत को अपनी खोज के बारे में बताया, जो कि था एक गुप्त तहखाना किचन के नीचे। कारपेट को हटाने पर पुलिस को वो तहखाना दिख गया और उसका द्वार खोलते हुए वो अंदर घुस गए। तहखाने में काफ़ी अंधेरा था तो पुलिस ने टॉर्च जला ली और जो अंदर देखा उसे देखकर वो बुरी तरह से चौंक उठे। उस तहखाने में एक वृद्ध महिला थी, जंजीरों से बंधी हुई, जो कि काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे। पुलिस वालों को देखकर वो कुछ बोलने लगी, पर कमजोरी की वजह से ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं पाई। वो रहस्यमयी आवाज़ शायद इन्हीं की थी। उनकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बहुत बुरी हालत में है और उन्हें फ़ौरन ही मेडिकल सहायता की ज़रूरत है। कामत ने पहले ही एक एम्बुलेंस बुला ली थी और उन महिला को फ़ौरन अस्पताल पहुंचा दिया गया। ये केस देखते ही देखते सभी की चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि ये काफ़ी भयानक मामला था। मनोहर और संजना काफ़ी लालची लोग थे। उन्हें मनोहर के मामा सेठ धनपत लाल से जायदाद के बारे में काफ़ी कुछ मिला, पर उससे वो लोग संतुष्ट नहीं थे। उन्हें और लालच था, उन्हें और धन चाहिए था,
सो उन्होंने धनपत लाल और उनकी पत्नी भावना का अपहरण कर लिया। मनोहर और संजना ने बड़ी ही प्लानिंग करी थी और उन्होंने आसानी से इन दोनों की गुमशुदगी को कार दुर्घटना में हुई मौत से तब्दील कर दिया। अपने इस प्लान के लिए उन्होंने 2 अनजान लोगों की जान ले ली और फिर धनपत लाल की कार में और उन दोनों की लाश को कार में डालकर कार को आग लगा दी। लाश इतने जल गए थे कि उन्हें पहचान पाना नामुमकिन हो गया था और बस धनपत लाल की घड़ी और भावना की अंगूठी के आधार पर ही उन दोनों लाशों की पहचान हुई थी। वहीं दूसरी ओर मनोहर और संजना छुपकर धनपत लाल और भावना को अपने घर ले आए और तहखाने में उन्हें बंद कर दिया। एक तांत्रिक ने उन्हें बताया था कि धनपत लाल और भावना देवी पर कुबेर और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद था, जिस वजह से अगर उनकी बलि चढ़ाई जाए तो उसके फलस्वरूप मनोहर और संजना पर धन की वर्षा होगी। इसलिए उन्होंने तांत्रिक के कहे अनुसार खास तारीख पर धनपत लाल की बलि चढ़ा दी। ये सब शायद पुलिस को पता ना चलता अगर विवान ना होता। विवान धनपत लाल की दूसरी बहन का पोता और वो धनपत लाल और भावना को बेहद लाडला था। एक दिन अचानक ही उसे सपने में धनपत लाल दिखने लगे जो उससे कुछ कहते हैं, पर विवान कुछ समझ नहीं पाता। उनका अर्थ क्या था वो कुछ भी समझ नहीं पाता, लेकिन वो इतना समझ गया था कि धनपत लाल काफ़ी दुखित हैं और वो कुछ बताना चाह रहे थे। और फिर अचानक से ही उसे कुछ दृश्य दिखने लगे अजीब से किसी अंधेरी जगह के, और फिर उसे मनोहर और संजना भी दिखे जो धनपत लाल के लाश को उठाकर ले जा रहे थे। विवान समझ गया कि धनपत लाल और भावना के साथ मनोहर और संजना ने कुछ तो किया था। ये बात विवान ने अपने माता पिता को बताई, जिसे पहले तो उन्होंने बस पूरा सपना समझा, मगर फिर विवान की आवाज़ में विश्वास की झलक देखकर विवान के पिता ने अपने दोस्त पुलिस से बात की, जिसने गुप्त तरीके से जांच करनी शुरू कर दी और उसे सबूत भी मिल गए। जिस सड़क पर दुर्घटना हुई थी धनपत लाल और भावना की, उसी सड़क के सीसीटीवी में मनोहर और संजना भी दिखे थे उन दोनों का पीछा करते हुए, पर सीसीटीवी हर जगह मौजूद नहीं है और ना ही वो दोनों अपनी साजिश को अंजाम देते हुए कैद हुए, इसलिए ये ठोस सबूत नहीं थे। लेकिन विवान के पिता के लिए ये सबूत काफ़ी था और वो अपने पुलिस दोस्त के साथ कमिश्नर के पास पहुँचे, जिन्हें कुछ तो गड़बड़ लगी और उन्होंने सर्च वारंट जारी कर दिया और इंस्पेक्टर कामत को भेज दिया। इस काम के साथ इंस्पेक्टर कामत ने भावना देवी को तहखाने से सुरक्षित बचा लिया था, इससे पहले कि मनोहर और संजना उसकी बलि दे पाते हैं। अच्छे से इलाज मिलने के बाद भावना देवी दोबारा स्वस्थ हो गई और उन्होंने पुलिस को मनोहर और संजना की सारी करतूत बता दी, जिस कारण उन दोनों को जेल हुई।